दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। तेलुगु फिल्मों के बटले एक्टर कल्लू भाई जूनियर एनटीआर की एक फिल्म देवरा पिछले फ्राइडे को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सैफ अली खान है और जानवी कपूर है। ओरिजिनली ये फिल्म तेलुगु में बनी थी, लेकिन डब करके इसको हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इस उम्मीद के साथ कि ये फिल्म हिंदी में कम से कम 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। लेकिन इस फिल्म का वीकेंड बिजनेस हुआ 24 CR। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी का लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 50 CR। 50 CR नहीं तो 60 CR हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं हो सकता। और 60 CR में से निर्माता का हिस्सा बनता है तकरीबन 25 करोड़ रुपए। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है, तकरीबन 500 करोड़ रुपए। और करण जौहर ने इस फिल्म को हिंदी सर्किट में रिलीज किया है और करण जौहर ने फीस ली है 5 करोड़ रुपए। इस फिल्म को करने के लिए सैफ अली खान ने लिए हैं 15 करोड़ रुपए, जानवी कपूर ने लिए हैं 2 करोड़ रुपए। और फिल्म को हिंदी में रिलीज करने के लिए PNA पर खर्चा हुआ होगा कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का। कहने का मतलब यह है कि निर्माता को जो हिंदी सर्किट से तकरीबन 25 करोड़ रुपए मिले हैं वो पहले ही खर्च हो चुके हैं, बात खत्म। यानी कि निर्माता को 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। और मैं आपको यह बता दूं कि यह फिल्म साउथ में भी अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है, साउथ में भी यह फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म एक बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म है। वरुण धवन की भतीजी की भी एक फिल्म रिलीज हुई है इसी फ्राइडे को, उसका नाम है निम्मी गिम्मी सिम्मी, कुछ ऐसा ही है, मुझे याद नहीं है नाम, क्योंकि ना ही तो मैं ऐसी फिल्मों का नाम याद रखता हूं, ना ही ऐसी फिल्मों के बारे में बात करता हूं, और ना ही ऐसी फिल्में देखता हूं, और ना ही ऐसी फिल्मों का रिव्यू करता हूं। लेकिन पिछले तकरीबन 2 महीने से बटला वरुण धवन इस फिल्म का प्रमोशन कर रहा था। बटले वरुण धवन को यह लग रहा था कि क्योंकि वो इस फिल्म को प्रमोट कर रहा है तो हिंदुस्तान की सारी पब्लिक अपना घर बार मकान दुकान बेचकर इस फिल्म को देखने जाएगी। और बॉलीवुड में एक और बहुत बड़ा फ्लॉप डायरेक्टर है जिसका नाम है सुभाष घई, जिसका मीटू में नाम आ चुका है। इस बंदे ने भी इस फिल्म का प्रमोशन किया था। और इस फिल्म की निर्माता है औरतों की कांतिलाल शाह एकता कपूर, जिसको के बिना सोचे नींद नहीं आती, जो सॉफ्ट पोर्न बनाकर अपना घर चलाया करती है। तो जब फ्राइडे सुबह को यह फिल्म रिलीज हुई तो पूरे देश में दंगे हो गए। जिस जिस थिएटर पर यह फिल्म लगी थी वहां भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस आई, लाठी चार्ज हुआ, लेकिन पब्लिक कंट्रोल में नहीं आई। पब्लिक ने कहा कि बस अगर हम इस फिल्म को देखेंगे तो ही जिंदा रहेंगे, अगर इस फिल्म को नहीं देखेंगे तो मर जाएंगे, बात खत्म। और इतने ज्यादा प्रमोशन और हंगामे के बाद इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया 3 लाख रुपए का। भाई साहब, 3 लाख रुपए का, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए भाई साहब। दूसरे दिन का बिजनेस हुआ 4 लाख और तीसरे दिन संडे का बिजनेस हुआ 5 लाख। मंडे को इस फिल्म का बिजनेस था 2 लाख, ट्यूसडे को 1.5 लाख, वेडनेसडे को 1 लाख और थर्सडे का बिजनेस भी है तकरीबन 1 लाख। यानी कि पूरे वीक का बिजनेस होता है 20 लाख रुपए से कम। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म कितनी बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर है। जो इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कार हायर की गई होंगी, जो उनका बिल है वो भी 25 लाख से कम नहीं होगा। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म का क्या हुआ है। अरे बटले भाई, वरुण भाई, आपके कहने से आपकी फिल्म कोई नहीं देखता, आपकी भतीजी की फिल्म कोई कैसे देखेगा मेरे भाई, मुझे बताओ तो सही आप। दोस्तों, बॉलीवुड में अब से तकरीबन 15-20 साल पहले एक एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम है काल्की कोचिन। बाद में इसने माल के शौकीन अनुराग कश्यप से शादी कर ली थी और कुछ दिनों के बाद डिवोर्स हो गया था। ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि आज की तारीख में हर कोई इंटरव्यू दे रहा है, हर कोई न्यूज में रहना चाहता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करना चाहता है। लेकिन इस लड़की ने एक कमाल की बात बताई है भाई साहब। अब एक इंटरव्यू में इस लड़की ने कहा है कि जब मैं यंग थी और कोई मेरा बॉयफ्रेंड होता था और उससे मुझे ब्रेकअप करना होता था तो मेरे पास एक बहुत ही आसान सा तरीका था। मैं किसी और लड़के के साथ जाकर सो जाती थी और फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया करती थी कि मैंने उस लड़के को अपनी मिठाई खिलाई है और बस मेरा ब्रेकअप हो जाया करता था, बात खत्म। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़की कितनी अच्छी लड़की है, कितनी सच्ची लड़की है, कितनी बेहतरीन लड़की है। मैडम जी, ऐसा मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप फॉरेनर हैं, आप इंडियन नहीं हैं, लेकिन इंडिया का कल्चर ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हो। तो ये जो आपने अपने देश में गुल खिलाए थे, इनके बारे में इंडियंस को मत बताइए, जरूरत नहीं है, बात को समझिए। एक इन्फ्लुएंसर है अभिषेक व्यास,
उसने कहा है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा करप्ट इंडस्ट्री है, बॉलीवुड उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसने ऐसा कहा है कि जितनी भी लड़कियां मीडिया में काम करती है, यानी कि टीवी चैनल्स वगैरह पे काम करती है, अगर उनको जॉब चाहिए तो उनको बॉस के साथ सोना पड़ता है। बिना सोए ना ही जॉब मिलती ना ही प्रमोशन मिलता। और मैं ये बात 100% कंफर्म करता हूं। मैं भी 10-20 लड़कियों को जानता हूं और मैं भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो उस लड़के ने कहा है वो बिल्कुल सच है, ऐसा ही है। तो अगर किसी लड़की को बॉलीवुड में जाना है या मीडिया में जाना है तो एक ही बात है, दोनों जगह होना वही है जो होता आया है। कल गांधी जयंती थी और कंगना ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी थी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि कंगना गांधी जी को कैसे जानती है, गांधी जयंती को कैसे जानती है और गांधी जयंती पे शुभकामनाएं कैसे दे रही है, जबकि कंगना खुद कह चुकी है कि देश को आजादी 2014 में मिली है। तो जिन लोगों को यह पता है कि देश को आजादी 2014 में मिली है, उनको गांधी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी जी ने तो अब से तकरीबन 70-75 साल पहले आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो जब कंगना यह कहती है कि देश को 2014 में आजादी मिली थी, तो फिर जाहिर सी बात है उनका गांधी जी से कोई लेना देना नहीं है, उनको गांधी जी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंगना ने हार मान ली है और कंगना ने यह मान लिया है कि नहीं, 2014 में आजादी नहीं मिली थी। यानी कि कंगना ने यह मान लिया है कि हाँ, वो गांधी जी ही थे जिन्होंने देश के लिए, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने देश को आजाद कराया था और जिनको देश की जनता बापू जी के नाम से जानती है। दोस्तों, तेलुगु फिल्मों का एक बहुत बड़ा फ्लॉप एक्टर है जिसका नाम है रामचरण। इसने हिंदी में आज तक जितनी फिल्में भी की है, सब की सब सुपर डुपर डिजास्टर रही है। अब इसकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है गेम चेंजर, जिसको पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है और इस फिल्म की हीरोइन है कियारा एडवाणी। इस फिल्म के 2 गाने रिलीज हो चुके हैं और दोनों ही बहुत ही वाहियात किस्म के गाने हैं, एक नंबर के घटिया गाने हैं। हो सकता है तेलुगु में वो बहुत बढ़िया गाने हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हिंदी दर्शकों के लिए ये गाने एकदम फालतू हैं। और इस फिल्म के बारे में भी ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है और यह फिल्म हिंदी में कम से कम 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली है। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ का ही है, कुछ भी फेंकने से पहले कुछ तो सोच लीजिए। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जल्दी ही कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज होने वाली है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस इंडिया में क्या होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म 400 से 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी इंडिया में, इससे कम बिजनेस कर नहीं सकती। अगर स्त्री 2 600 CR का बिजनेस कर सकती है तो यह फिल्म 400 से 500 करोड़ रुपए का बिजनेस 100% करेगी। आप सभी जानते हैं कि ऋतिक का अपनी पत्नी से डिवोर्स हो चुका है और आज की तारीख में ऋतिक की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है सबा आजाद। अब ऋतिक ने अपनी लव एनिवर्सरी मनाई है, यानी कि शायद 1 साल पहले ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। इसी लव एनिवर्सरी को मनाने के लिए ऋतिक ने एक फोटो पोस्ट किया है और उसमें इन दोनों को देखकर आपको बहुत जोर से हंसी आ जाएगी। इस फोटो और इस मैसेज को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो उसकी थिंकिंग भी बहुत बढ़िया हो। यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान बहुत रिच है तो उसकी जो चॉइस है वो भी बढ़िया हो। आप अंदाजा लगाइए कि ऋतिक रोशन इतना बड़ा स्टार है, इतना फेमस है, इतना रिच भी है, लेकिन इसकी पसंद देखिए, इसकी पसंद है ये सबा आजाद। ऊपर वाले क्या क्या दिखाएगा दुनिया में। मतलब कभी कभी तो ऐसा कुछ देखना पड़ जाता है कि समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। दोस्तों, साउथ की एक और फिल्म आ रही है जिसको पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है और पैन इंडिया ये फिल्म है भी क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन साहब भी हैं। इस फिल्म का नाम है वैतैया द हंटर। इस फिल्म में रजनीकांत साहब एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब एक वकील की भूमिका निभा रहे हैं। 2 फीट हाइट और 45 किलो वजन वाला फहद फासिल भी कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है मेरी समझ में नहीं आया। ट्रेलर देखकर यह कह सकता हूं कि फिल्म 100% साउथ फिल्म है। इसमें वो सब मसाले हैं जो किसी साउथ फिल्म में हुआ करते हैं और जबकि फिल्म में रजनीकांत साहब है तो एक्शन तो होना ही होना है और एक्शन भी खतरनाक। रजनीकांत साहब खड़े रहते हैं, गुंडा भाग करके आता है, रजनीकांत साहब हाथ बस ऐसे करते हैं और वो गुंडा कम से कम 100 मीटर ऊपर उछल जाता है। और आप यकीन कीजिए, आज रजनीकांत साहब इतने बूढ़े हो चुके हैं, बेचारे इतने कमजोर हो चुके हैं कि अगर एक भला सा आदमी रजनीकांत को थप्पड़ मार दे तो 1 हफ्ते तक होश नहीं आएगा।
और इस फिल्म में राणा मोमबत्ती भी है। वो क्या कर रहा है वो भी समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल में ये एक ऐसी फिल्म नहीं है जो हिंदी सर्किट में चल सकती है, जिसको हिंदी दर्शक पसंद कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बिजनेस तो जरूर करेगी, जैसे कि देवरा ने किया है उतना बिजनेस तो कर ही लेगी। लेकिन साउथ में हो सकता है कि यह फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, क्योंकि वहां रजनीकांत साहब को भगवान माना जाता है, वहां रजनीकांत साहब की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। और आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन वो सुपरस्टार है जिसको इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है, हर भाषा में जिसके फैन हैं। जितने उनके फैन हिंदी सर्किट में हैं, उतने ही उनके फैन साउथ में हैं। और मेरे ख्याल में साउथ के दर्शकों के लिए तो इतना ही काफी है कि भाई रजनीकांत साहब पर्दे पर है, हाथ ऐसे किया, बालों को ऐसे झटका दिया जो उनके रियल नहीं है, विग है। तो मेरे ख्याल में साउथ में यह फिल्म काम कर सकती है, साउथ में यह फिल्म हिट हो सकती है। एक्टर गोविंदा के पैर में 2-3 दिन पहले गोली लग गई थी। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक है। उनकी जो गन है उसको मुंबई पुलिस ने सीज कर लिया है। सुबह 5 बजे बताया जाता है कि गोविंदा के पैर में गोली लग गई थी, गलती से पिस्टल चल गया था। गोविंदा की फैमिली ने शायद ऐसे बताया है कि पिस्टल लोडेड था और हाथ से गिर गया और जमीन पे गिरते ही चल गया और गोली गोविंदा के पैर में लग गई। लेकिन यह थ्योरी बिल्कुल गलत है, इसमें कतई भी सच्चाई नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर पिस्टल में एक लॉक होता है, जब तक आप लॉक को ऑन नहीं करेंगे तब तक गोली चल नहीं सकती। नंबर 1, पिस्टल को आप 10 बार हाथ से नीचे फर्श पर गिराइए, पिस्टल से गोली चल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो पिस्टल का ट्रिगर है जब तक वो नहीं दबेगा तब तक गोली नहीं चल सकती। और जो पिस्टल का ट्रिगर है वो ऐसे खुला हुआ तो नहीं होता, उसके चारों तरफ लोहे का एक रिंग होता है, उसके बीच में ट्रिगर होता है जिसको उंगली से दबाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है पिस्टल के गिरने से वो ट्रिगर दब नहीं सकता, गोली चल नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गोविंदा और उसकी फैमिली वाले कह रहे हैं वो सच नहीं है। हो सकता है कि गोविंदा और उसकी वाइफ में झगड़ा हो रहा हो जैसे कि बताया जा रहा है, और गुस्से में गोविंदा ने गोली चला दी हो, नीचे गोली चलाई हो, उसको यह ना पता हो कि उसका पिस्टल उसकी टांग की तरफ है और गोली चलेगी तो टांग में लगेगी। तो जब गोविंदा ने गुस्से में गोली चलाई होगी तो वो टांग में लग गई। अब ये तो गोविंदा और उसकी फैमिली वाले ही बता सकते हैं कि हकीकत क्या है। गोविंदा और उसकी वाइफ में वाकई झगड़ा हो रहा था क्या? अगर झगड़ा हो रहा था तो किस बात पर हो रहा था? लेकिन ये अच्छा हुआ कि गोली सिर्फ टांग में लगी, पेट में नहीं लगी। अगर पेट में लग गई होती तो गोविंदा भाई ऊपर पहुंच चुके होते। समझ रहे हो? 2-3 दिन पहले ही आईफा अवार्ड्स नाइट अबू धाबी में हुआ, उसमें पूरा बॉलीवुड आया, लेकिन बेचारे बुढ़ऊ को नहीं बुलाया गया। ये बुढ़ऊ की बहुत भारी बेइज्जती हुई, क्योंकि हर साल बुढ़ऊ ऐसा दिखाता था कि भाई आईफा का मालिक तो वही है। लेकिन इस साल ऐसा किया गया बुढ़ऊ के साथ कि बुढ़ऊ को इनवाइट तक नहीं किया गया। और ये आईफा वालों की गलती भी नहीं है। जब कोई आदमी फ्लॉप हो जाता है तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड में उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, और बुढ़ऊ बेचारा बहुत बड़ा फ्लॉप हो चुका है, तो आज की तारीख में बुढ़ऊ की कोई कीमत रह नहीं गई, तो आईफा वाले भी क्यों बुलाएंगे? तो इस आईफा में बुढ़ऊ को तो नहीं बुलाया गया, लेकिन विवेक को बुलाया गया और विवेक से एक अवार्ड दिलवाया गया। विवेक स्टेज पर आया अवार्ड देने के लिए, और शाहरुख खान शो को होस्ट कर रहा था, तो जाहिर सी बात है शाहरुख खान भी वहीं था। इसी बीच विवेक को चांस मिल गया शाहरुख खान की तारीफ करने का, क्योंकि विवेक को ऐसा लगता है कि अगर वो शाहरुख खान की तारीफ करेगा तो शाहरुख खान उसको काम दे देगा। नहीं भाई साहब, विवेक भाई ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है आप कितने घटिया इंसान हो, आपको बॉलीवुड में कोई काम दे दे, ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। खैर, विवेक को तो चापलूसी का चांस मिल गया था, तो विवेक ने शाहरुख से कहा कि भाई आप बहुत ही कमाल के इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत बड़े स्टार हो, जिसके हाथ में बहुत सारी पावर है, लेकिन आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आप हमेशा फिर भी सबका अच्छा चाहते हो। और एक दूसरे स्टार्स हैं जो हमेशा सबका बुरा चाहते हैं, यानी कि ये लाइन उसकी सिर्फ बुढ़ऊ के लिए थी। और शाहरुख खान बहुत होशियार आदमी है, शाहरुख खान समझ गया था कि विवेक उसकी तारीफ कर रहा है और बुढ़ऊ की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि शाहरुख ने उससे कहा कि भाई साहब अब तू चुप हो जा, चमचागिरी बहुत हो गई, अगर तू इससे आगे कुछ बोला तो ये जो तेरे हाथ में अवार्ड है जिसको तू किसी और को देने आया है, ये मैं ले लूंगा, बस आगे कुछ नहीं कर सकता। और कहने का मतलब यह है कि विवेक शाहरुख की तारीफ कर रहा था और शाहरुख ने इसकी उल्टी बेइज्जती कर दी। एक्चुअली विवेक पैदा ही हुआ है बेइज्जती कराने के लिए, इसके अलावा इस बेचारे का दूसरा कोई काम नहीं है। दोस्तों, रश्मिका फ्लाइट में थी, कहीं जा रही थी, और वहां से उसने एक फोटो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। लेकिन ये फोटो पोस्ट करने से पहले रश्मिका को शायद ये याद ही नहीं रहा कि उसका होठ कटा हुआ है, और वो कैसे कटा हुआ है, ठीक वैसे ही कटा हुआ है जैसे काटा जाता है। समझ रहे हो ना आप?
तो रश्मिका मैडम, अगर आप किसी को मिठाई खिला रही थी, आपका होठ कट गया था, तो कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए था आपको कि आप जो फोटो पोस्ट कर रही हो उसमें आपका होठ कटा हुआ है। मैडम बात को समझो। दोस्तों, कुछ दिनों पहले रजनीकांत साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उनको चेन्नई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और अब उनकी वाइफ ने बताया है कि उनकी हालत अब ठीक है। 1-2 दिन में उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी। आप जानते हैं कि कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म का ट्रेलर 6 अक्टूबर को रिलीज होगा। इस फिल्म का जो टीजर रिलीज हुआ है वो बहुत गर्म हो चुका है। पब्लिक को टीजर बहुत पसंद आया है और मेरे ख्याल में हर किसी ने डिसाइड कर लिया है कि इस फिल्म को देखना ही देखना है। आप सभी जानते हैं बॉलीवुड की सूखी लकड़ी हीरोइन कृति सेनन को। अब कृति प्रोड्यूसर बन गई है। कृति एक फिल्म बना रही है जिसका नाम है दो पत्ती। इस फिल्म में डबल रोल होगा कृति का। मैडम कृति, आपके एक रोल में आपको झेला नहीं जाता, आप डबल रोल कर रही हो। कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। जो फिल्म देखने वाले हैं उनके बारे में भी तो कुछ सोच लीजिए। और इस फिल्म में सिर्फ कृति सेनन ही नहीं होगी बल्कि काजोल भी होगी। और जब फिल्म में कृति सेनन का डबल रोल है और काजोल भी है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि फिल्म में हीरो तो कोई होगा नहीं। तो इसका मतलब ये अभी से साफ है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। दोस्तों, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हो रही है, यानी कि ये दोनों फिल्में एक दूसरे से टकराएंगी, यानी कि ये दोनों फिल्में एक दूसरे के बिजनेस का नुकसान करेंगी। और जब दो बड़ी फिल्में एक ही दिन रिलीज होती है तो फिर स्क्रीन के लिए बहुत ही मारामारी होती है। दोनों ही फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन मिले। भूल भुलैया 3 को रिलीज कर रहे हैं अनिल थडानी साहब, यानी कि रवीना टंडन के हस्बैंड। और मैं आपको ये बता दूं कि अनिल थडानी बॉलीवुड के एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अनिल थडानी ही पुष्पा 2 भी रिलीज करने वाले हैं। तो अब अनिल थडानी साहब ने सिंगल स्क्रीन थिएटर वालों को एक ऑफर दिया है कि भाई आप भूल भुलैया 3 लगाइए तो मैं आपको पुष्पा 2 भी दूंगा। अगर आपने भूल भुलैया 3 नहीं लगाई तो फिर मैं आपको पुष्पा 2 नहीं दूंगा। और कोई भी सिंगल स्क्रीन थिएटर वाला ऐसा नहीं है जो भूल भुलैया 3 को नहीं चलाना चाहेगा और पुष्पा 2 को नहीं चलाना चाहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अनिल थडानी साहब ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी सिंगल स्क्रीन थिएटर वाले हैं वो सब भूल भुलैया 3 को ही दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी थिएटर ओनर नहीं होगा जो पुष्पा 2 को नहीं लगाना चाहेगा अपने थिएटर में भाई साहब। तो कहने का मतलब यह है कि अनिल थडानी साहब ने एक तरह से सिंघम अगेन वालों को झटका दे दिया है। दोस्तों, जब कृति सेनन प्रोड्यूसर बन रही है तो पेप्सी पन्नू पीछे क्यों रहेगी? तो अब पेप्सी पन्नू भी निर्माता बन गई है। पेप्सी पन्नू एक फिल्म बना रही है जिसका नाम है गंधारी। और जब फिल्म की हीरोइन पेप्सी पन्नू है, निर्माता पेप्सी पन्नू है, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म में भी कोई हीरो तो होने वाला नहीं है। जो मेन रोल होगा वो पेप्सी पन्नू का ही होगा। कहने का मतलब यह है कि मैं ये आज ही बता सकता हूं कि पेप्सी पन्नू की ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी। कोई रास्ता नहीं है इस फिल्म के चलने का। दोस्तों, बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है विजय कृष्णा आचार्य टकला। यही वो डायरेक्टर है जिसने महावाहियात फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाई थी। अब खबरें ऐसी आ रही है कि धूम 4 बनने वाली है और उस फिल्म को डायरेक्ट ये करने वाले हैं और धूम 4 का हीरो होगा रणबीर कपूर। मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ खबर है, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2025 के आखिर तक रणबीर कपूर के पास डेट्स ही नहीं है, वो कोई और फिल्म को चालू कर ही नहीं सकता। तो अगर इस फिल्म में रणबीर कपूर है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म 2026 में शुरू होगी। अगर 2026 में शुरू होगी तो फिर 2027 में रिलीज होगी। तो 2027 तक कौन जिंदा रहेगा कौन मर जाएगा ये किसको पता है भाई साहब। अगर वर्ल्ड वार हो गई तो फिर आराम से सबको ऊपर जाना ही जाना है। तो फिर कहां फिल्मों के बारे में सोच रहे हो? दोस्तों, आप सभी जानते हैं 2 फीट के हीरो अदरक वारसी को। अदरक वारसी की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है अदरक सिंह चौधरी। भाई साहब, इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है। जो इस फिल्म का निर्माता है उसके हिसाब से ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। अंदाजा लगाओ, इस भाई को कोई और नहीं मिला, इस भाई को अदरक वारसी मिला था फिल्म बनाने के लिए। अरे मेरे भाई, अदरक वारसी के घर वाले उसकी फिल्म नहीं देखते। अदरक वारसी का ऑफिस बॉय, ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई उसकी फिल्म नहीं देखता, तो पब्लिक उसकी फिल्म क्यों देखेगी? मेरे भाई, आप जो भी है, जहां से भी आए हो, 20-25 करोड़ रुपए आपने क्यों उड़ाने थे? एक 4-5 करोड़ रुपए की वेब सीरीज बना लेते, आपका शौक पूरा हो जाता निर्माता बनने का। क्यों इतने पैसे बर्बाद किए हैं मेरे भाई? दोस्तों, तेलुगु फिल्मों के कल्लू भाई जूनियर एनटीआर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।
आप सभी को पता है कि पिछले हफ्ते इसकी फिल्म रिलीज हुई थी देवरा। इस फिल्म को देखने के बाद एक दर्शक इतना निराश हुआ कि उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। यह हिंदुस्तान की पहली फिल्म है जिसको देखकर कोई दर्शक इतना निराश हो गया हो, इतना मायूस हो गया हो कि उसको हार्ट अटैक आ गया हो और वो मर गया हो। तेलुगु इंडस्ट्री में एक हीरो है जिसका नाम है वरुण तेजा। वो उतना ही बड़ा फ्लॉप है जितना कि बॉलीवुड में वरुण धवन। इसकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है मटका और इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है। यह फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है और जिस दिन ये मटका रिलीज होगा ये मटका उसी दिन फूट जाएगा, ये गारंटी है। आप सभी जानते हैं कि जब से फिल्म एनिमल रिलीज हुई है तब से बॉबी देओल को सुपरस्टार बताया जा रहा है, जबकि बॉबी देओल के तकरीबन 3-4 सीन थे उस फिल्म में। और भाई साहब मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि बेचारा कोई सुपरस्टार नहीं है, ये तो एक्टर भी नहीं है, सुपरस्टार तो छोड़ ही दीजिए। आज तक किसी बॉलीवुड वाले ने इस बंदे को किसी फिल्म में नहीं लिया। एक फिल्म में एक छोटा सा विलन का रोल मिला है इस बेचारे को आज तक, लेकिन एनिमल के बाद से इस बंदे को साउथ फिल्मों में विलन का रोल मिलने लगा है। अब एक और फिल्म में इसको विलन का रोल मिला है। यह फिल्म तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म होगी, यानी कि बॉबी देओल के सर पर ही यह ताज रखा जाने वाला है कि उसने विजय का करियर खत्म किया था। आप सभी जानते हैं कि इस साल का आईफा अबू धाबी में हुआ है, उसको होस्ट करने वाले थे शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान साहब के बेटे को कभी एक ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया था, तब से लेकर आज तक शाहरुख खान साहब ने कभी उस बारे में बात नहीं की। फर्स्ट टाइम आईफा में शाहरुख खान ने उस वक्त के बारे में बात की और शाहरुख खान ने कहा कि वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। शाहरुख ने बताया कि उस टाइम फिल्म जवान की शूटिंग चल रही थी और मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं सही से शूटिंग कर पाता, लेकिन जो फिल्म यूनिट थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उसके बावजूद भी उन्होंने मुझसे शूटिंग कराई। मैं आपको बता दूं कि आईफा में शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला जवान के लिए। दोस्तों ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आंटी उर्मिला मातोंडकर ने अपने भतीजे 10 साल छोटे हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया है जो एक मुस्लिम था, लेकिन डिवोर्स देने के फौरन बाद उर्मिला ने एक कमाल का डिसीजन लिया है। उर्मिला बिग बॉस में जा रही है, यानी कि उर्मिला को ऐसा लगता है कि बाहर रहकर कम जलील हुई है, बिग बॉस में जाकर थोड़ा और जलील होना है। अरे मैडम जी, आप अपने वक्त में बहुत बड़ी स्टार रही हो, आप पॉलिटिशियन भी बन गई हो, तो अब आपको बिग बॉस में जाकर अपनी इज्जत क्यों उतरवानी है? अब आपको बिग बॉस में जाकर जलील क्यों होना है? आपको नहीं पता बिग बॉस में क्या होता है, लोगों के साथ किस तरह से जलील किया जाता है लोगों को? थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ा तो खौफ खाइए उर्मिला जी। दोस्तों बॉलीवुड की बांटने वाली एक्ट्रेस तृप्ति की एक नई फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो, और यही वजह है कि तृप्ति शहर शहर जा रही है अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। कुछ दिनों पहले तृप्ति जयपुर गई थी और जयपुर में ही एक और इवेंट हो रहा था, उसमें जाने के लिए भी तृप्ति ने हामी भर दी थी 5 लाख रुपए में। तृप्ति ने 2 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए थे, लेकिन कमाल यह है कि 2 लाख रुपए लेने के बावजूद भी तृप्ति उस इवेंट में गई ही नहीं। उसने अपना टिकट निकाला और मुंबई भाग गई, यानी कि तृप्ति ने एक तरह से उस इवेंट करने वालों के साथ धोखा कर लिया, उनके 2 लाख रुपए लूट लिए, उनके 2 लाख रुपए भी ले लिए और इवेंट में भी नहीं गई, बात खत्म। देखो तृप्ति जी, मिठाई आपकी अपनी है, आप किसी को भी बांटो, किसी को भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के पैसे लेकर भाग जाना ठीक बात नहीं है, बहुत गलत किया है आपने। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी, मुकेश गन्ना ने फिर कंट्रोवर्सी की है। मुकेश गन्ना ने फिर से हैट लगाकर एक इंटरव्यू दिया है और मुकेश गन्ना ने बताया है कि उसकी फिल्म शक्तिमान में किसको हीरो होना चाहिए। बॉलीवुड में ऐसा कोई है ही नहीं जो उस फिल्म में काम कर सकता है, मुकेश गन्ना का ऐसा मानना है। जिस हीरो के बारे में भी बात करो, मुकेश गन्ना कहता है कि जब मैं उस हीरो को ऐसे देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो शक्तिमान का हीरो नहीं हो सकता, टाइगर श्रॉफ शक्तिमान का हीरो नहीं हो सकता, वरुण धवन शक्तिमान का हीरो नहीं हो सकता। मुकेश गन्ना ने यह भी बताया कि डबल ढोल की रणवीर सिंह उसके ऑफिस आया था माफी मांगने के लिए, उसके ऑफिस में 3 घंटे बैठा था, 3 घंटे तक माफी मांग रहा था, 3 घंटे तक मुकेश गन्ना से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसको शक्तिमान का हीरो बना दे।
अब मैं ये तो गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मुकेश गन्ना जो कह रहा है वो सच है या झूठ है। हाँ, ये मुझे पता है कि रणवीर सिंह मुकेश गन्ना के ऑफिस गया था, माफी मांगने गया था, फिल्म मांगने गया था, क्या करने गया था ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये लुक्खा 3 घंटे तक मुकेश गन्ना के ऑफिस में बैठा था, माफी मांग रहा था और एक फिल्म में काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, तो इससे घटिया आदमी बॉलीवुड में कोई दूसरा नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में रणवीर सिंह की बॉलीवुड में कोई भी इज्जत नहीं है। और इज्जत हो भी कैसे? कभी डबल ढोल की लहंगा पहनकर आ जाता है, कभी डबल ढोल की नंगा होकर फोटोशूट करा लेता है, कोई ना कोई घटिया हरकत ये करता ही रहता है। एक्टर रोनित रॉय को आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छा एक्टर भी है, बहुत अच्छा इंसान भी है। अब रोनित रॉय ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि भाई मैंने भी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में काम किया था, जिसके निर्माता हैं वासु भगनानी साहब, और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पैसे वासु भगनानी से निकाले हैं। मेरा वासु जी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि अब मैं जिंदगी में कभी भी वासु भगनानी के साथ काम नहीं करूंगा। अब ये तो वासु और रोनित ही जानते हैं कि कौन सही कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, किसने किसको परेशान किया। लेकिन ये मैं आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जो इस फिल्म का डायरेक्टर है अली अब्बास जाफर, उसका कहना है कि उसका 7 करोड़ 30 लाख रुपए बाकी है और अली ने अपने पैसे रिकवर करने के लिए एसोसिएशन में केस डाल दिया है। इसके रिस्पॉन्स में वासु भगनानी साहब ने मुंबई पुलिस में एक FIR फाइल कराई है और जिसमें कहा गया है कि अली अब्बास जाफर ने वासु भगनानी साहब के फंड का गलत इस्तेमाल किया है। इस फिल्म की शूट हुई थी अबू धाबी में और जो सब्सिडी का पैसा वहां से मिला था उसका गलत इस्तेमाल किया है अली ने वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू कहीं और ट्रांसफर कर दिया था। अब रोनित रॉय ने कहा है कि जब इस फिल्म की शूटिंग अबू धाबी में हो रही थी तो डेली वासु भगनानी सेट पर हुआ करते थे, शूटिंग पर हुआ करते थे, सब कुछ वासु भगनानी खुद हैंडल किया करते थे। तो जब डेली वासु भगनानी शूटिंग पे हुआ करते थे तो फिर अली ने उनके फंड का गलत इस्तेमाल कैसे किया? जो बात रोनित रॉय ने कही है उसमें बहुत दम है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि भाई कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। यह तो अली जानता है, वासु जानता है, रोनित जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।